नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एसएसटी के क्लास, वे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के ही नहीं, यह पहला क्लास एसएसटी का नहीं है, लगभग 8वां या 9वां क्लास होगा एसएसटी का, जो हम टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है कि आपको आज़ादी की मांग के लिए क्या क्या चीज़ें उठाई गई थी। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज 2 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री मांग क्या था, है ना, आज़ादी के लिए। ये 1928 से लेकर 1930 की घटना हम आपको बताएंगे। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको डीएलएड के लिए, डीएलएड के साथ साथ सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये डीएलएड में हम पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम सुपर टेट की जब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, यूपी टेट का वैकेंसी आएगा, तो वहाँ पर भी हम इसको लगाएंगे। वैसे यूपी टेट का सारा आप देखेंगे, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सी टेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है बिल्कुल फ्रेशर वालों का, तो उनके लिए भी हमने क्लास लिया है मैथ का पूरा कंप्लीट। आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। सबसे पहले बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या था। देखिए, घटना चल रहा था 1928 का, 1928 से लेकर 1930 की आपको घटना बताएंगे। 1928 में साथी आपको पता है, 1928 में नेहरू जी के पिताजी का नाम क्या था पता है भाई? नेहरू के पिता का क्या नाम था? नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इस समय आईएनसी की अध्यक्षता कर रहे थे। आईएनसी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया जा रहा था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। साथ ही इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता किए थे आईएनसी का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू जी। और 1930 में कोई अध्यक्षता नहीं हुआ था, किसी ने अध्यक्षता नहीं किया था आईएनसी का। 1931 में हमारे वल्लभ भाई पटेल जी किए थे, है ना। और इसी में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। किसमें? 1930 के अधिवेशन में, आईएनसी के अधिवेशन में, यहीं पर जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया गया था, जिसमें कि गांधी जी साफ बोले थे। गांधी जी का यह बोलना था, गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। यह तो रही बात। अब यहाँ पर एक दौर शुरू हुआ था आज़ादी का एक दौर शुरू हुआ था। इसी जगह पूरी तरीके से स्वतंत्र, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कब किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग? तो बता देंगे 1929 में अधिवेशन के बाद, या 1929 का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था। इसी के बाद साथ ही आपको पता है 1930 में झंडा भी फहराया जाता है पूरी अच्छी तरीके से। इसी समय जो झंडा फहराया गया था 26 जनवरी को फहराया गया था, 26 जनवरी को। इसी कारणवश 26 नवंबर को जो हमारा संविधान बन के तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब बन के तैयार होता है, तो उसको 26 नवंबर को ही पूरे देश को नहीं लागू किया जाता है। कुछ एकाक लगभग 14 अनुच्छेद को छोड़कर उसके बाद सारे के सारे संविधान पूर्ण संघात्मक पूरी तरीके से जनता को सौंप दिया गया था 26 जनवरी को इसमें सौंपा गया था, क्योंकि 1930 को सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था, है ना। तो ये इस वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश को लागू किया जाता है। यही कारण था। आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1928 का वह दौर चल रहा था जिस समय आपको साइमन कमीशन आया था। उसी समय लाला लाजपत राय के ऊपर डंडा बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, और प्लस हमारे भगत सिंह जी उनका बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारे थे। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और 1931 में उनको फांसी होता है, 23 जनवरी 1931 को। आपको ये सारी बातें पता होंगी भी और पता होना चाहिए। 23 मार्च या था जनवरी था, आप बताइएगा भाई कब हुआ था। उस समय शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, है ना। गांधी जी के मृत्यु पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे साथी। अब यहाँ पर शुरू होता है एक दौर जिन्ना का और नेहरू का। नेहरू जब अपना रिपोर्ट सौंपते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पर जब दौर शुरू होता है तो जो हमारे ब्रिटिश भारत लोग होते हैं, ब्रिटिश भारत जो क्षेत्र होता है, पहले भारत को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। तो उसमें जो ब्रिटिश लोग थे उसमें किसका शासन था, वायसराय कौन था, बता देंगे। उस समय हमारा इरविन वायसराय था, क्योंकि 1929, 1930, 1931 आपको पता होना चाहिए। 1929 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और यह सम्मेलन इसी आधार पर हुआ था क्योंकि इसमें गांधी जी भी 14 सूत्री मांग अपना प्रस्तुत किए थे। इसके विषय पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि इसी समय बहुत दंगा उंगा हुआ था, है ना। नमक सत्याग्रह वगैरह सब कुछ इसी समय हुआ था। हम बताएंगे, सब कुछ चर्चा करेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था 1930 में, बताएंगे। 1930 में ही नमक तोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था, वही सारी चीज़ें थी। हम बताएंगे सब सारी चीज़ों को। बस आप यहाँ पे यह समझ लें, 1930 में जब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया,
तो नेहरू और जिन्ना में एक विवाद शुरू हो गया। जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किए, अगर नहीं प्रस्तुत करोगे तो भैया देश का विभाजन होगा, और बहुत सारी मांगे थी उनकी, अभी उस पर चर्चा करेंगे। पहले नेहरू रिपोर्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेहरू रिपोर्ट क्या था, ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं या तो थोड़ा सा हम बना रहे थे उसका भूमिका, जो हमको पढ़ाना है उसका भूमिका हम बना रहे थे, जो हमने भूमिका बनाया, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखिए शुरू होता है वह दौर, नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ही प्रस्तुत करते हैं, कोई और नहीं प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करते हैं भाई, हमारे ब्रिटिश भारत को, जो समय ब्रिटिश सत्ता थी उसको सौंपा जाता है। उसमें कहा जाता है भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा के रूप में इसे सौंपा जा रहा है। मतलब कि जो भारत को आज़ाद करना है, भारत की आज़ादी के लिए एक नई रूपरेखा यह है, भारत में को एक नई रूपरेखा दिया जा रहा है, रूपरेखा। और उस रिपोर्ट में यही था कि भारत किस आधार पर या फिर किस प्रकार भारत की रूपरेखा होगी, यह नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था, है ना। अब इसके बाद यह 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया जाता है, यानी 28 से 31 अगस्त के बीच में यह पारित हो जाता है ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश मतलब जो उनकी प्रणाली चल रही थी, जैसे आज पार्लियामेंट होता है तो उनके पार्लियामेंट में कह लीजिए, यह पारित हुआ था 28 से 31 अगस्त तक। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया था नेहरू रिपोर्ट, याद रखेंगे 10 अगस्त 1928 को यह प्रस्तुत किया गया था, और यह पारित हो गया था 28 से 31 अगस्त के बीच में। यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के लिए उनके अयोग्य बताने की चुनौती थी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया यह प्रति उत्तर था। मतलब कि बिना मतलब ब्रिटिश के हम अपना संविधान बना ही नहीं सकते, और एक प्रकार से चुनौती ही तो थी कि हमारे नेहरू जी साफ साफ बोले थे कि जो भी संविधान बनेगा उसमें केवल और केवल हम होंगे, मतलब कि भारतीय होंगे और कोई नहीं होगा, ब्रिटिश तो बिल्कुल नहीं होंगे। भारतीय में अब उनका नाम यह भी था कि मुस्लिम लीग भी रहेगा, और मुस्लिम लीग में वो अलग बवाल मचा दिया। उधर जिन्ना अपना रिपोर्ट सौंपने लगे, नेहरू जी से कहने लगे, या फिर अपना एक तरह से अलग मांग प्रस्तुत कर दिया उन्होंने, उनके विषय पर भी चर्चा करेंगे। अब साथ ही इनका अलग प्रत्युत्तर था, और इस बात को लेकर हमारे ब्रिटिश सरकार में एक तरह से अलग आक्रोश पनप जाता है ना, कि भाई यह क्या हो रहा है, हम ही इनके यहाँ हैं, अब हम बिना अगर मतलब जब वह नेहरू रिपोर्ट सौंपने के बाद जब जिन्ना रिपोर्ट आता है तो वो लोग समझ जाते हैं साफ साफ कि बिना हम यहाँ पर जब हटेंगे तो संविधान बनवा के जाएंगे यहाँ पर, और अलग से मांग यहाँ पे किया जा रहा है कि हम लोग रहेंगे ही नहीं इस संविधान में। संविधान निर्मात्री में आप देख सकते हैं कि कोई इसमें ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश की तरफ से कोई नहीं था। जब आज़ादी हुई तो उसमें ब्रिटिश की तरफ से कोई था ही नहीं। 1946 के जो हमारा संविधान बैठा था, हमारा संविधान सभा बैठा था, उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। अब मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में साथ ही गठित इस प्रारूप निर्मात्री समिति में 2 मुसलमान सहित 9 सदस्य थे, यानी कि मुसलमान भाई हमारे थे इसमें। जो यह एक गठित किया गया था प्रारूप कि इसमें इतने इतने सदस्य हैं जो कि इस प्रारूप को गठित करेंगे, क्या क्या हमारी मांगे होंगी। अब मोतीलाल नेहरू उसी समय मोतीलाल नेहरू 1928 में अध्यक्षता कर रहे थे भाई, यहाँ याद रखेंगे 1928 में ये INC की अध्यक्षता कर रहे थे, और यही सदस्य का गठन भी किए थे। 9 सदस्य थे जिसमें से 2 मुसलमान भी थे। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, इस सभा के सचिव थे। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि शरारत भरी सांप्रदायिक चुनाव पद्धति त्याग दी जाए, ताकि उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित कर दिया जाए। यह ब्रिटिश सरकार की तरफ से बोला गया कि जो शरारत भरी आपने रिपोर्ट सुझाव दिया है यह त्याग दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको एक तरह से अलग से इलेक्टोरल दिया जाए। जैसे आपको पता है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले उस समय सचिव था और मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। मिंटो इस समय जो घटना चल रही है 1928, 29, 30, 31 वाला, इसमें इरविन भारत का वायसराय है। और इस समय जब यह इलेक्टोरल आया था, मुस्लिम लीग मुस्लिम समुदाय को एक तरह से अलग से आज़ादी दी गई थी कि जब मुस्लिम भाई हमारा प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए उठेगा तो केवल मुस्लिम भाई ही इसे वोट देगा, कोई अलग सा कोई नहीं देगा। यह तय कर दिया गया था, समझ रहे हैं ना, केवल मुस्लिम भाई को मुस्लिम भाई ही वोट देगा हमारा, यह फिक्स कर दिया गया था। यह सबसे बड़ा एक तरह से अत्याचार था भाई, एक तरह से अलग प्रारूप था, और यह बहुत ही गलत था हमारे देश में। और इस बात का विरोध, इस बात के पक्ष में हमारे पूरा पैक्ट वाला भी हमको देखने को मिल जाता है, जो हमारे संविधान निर्मात्री
बाबा साहब थे, बाबा साहब अम्बेडकर, बाद में गांधी जी के अनशन करने की वजह से वो मान जाते हैं और गांधी जी द्वारा बहुत सारी चीज़ें वो थोपी जाती हैं संविधान में, मतलब कि हमारे बाबा साहब द्वारा संविधान में बहुत सारी चीज़ थोपी जाती हैं आरक्षण को लेकर, तब जाके वो मानते हैं और अलग इलेक्टोरल के लिए एक तरह से हट जाते हैं, नहीं मांग करते फिर। तो उसी प्रकार से ये भी था जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया था और अंग्रेज चाहते भी थे अल्पसंख्यक के आधार पर भी एक तरह से आरक्षित कर दिया जाए भारत में कुछ, है ना। उस समय दुर्व्यवस्था था, लेकिन आज देखें तो अल्पसंख्यकों की स्थिति काफ़ी हद तक सही हो चुकी है, बहुत सारे कानून भी हैं। अब क्या था, इसने समस्त भारत के लिए एक इकाई वाला संविधान प्रस्तुत किया जिसके द्वारा भारत को केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता मिले। इस प्रकार की एक मोतीलाल नेहरू द्वारा या फिर नेहरू रिपोर्ट द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, ये मोतीलाल नेहरू जी ही हैं। इसमें नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू में समझिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, नेहरू मोतीलाल नेहरू ही समझिएगा इसको, क्योंकि 1928 में आया था, उस समय मोतीलाल नेहरू जी आईएनसी की अध्यक्षता कर रहे थे, तो वही थे। और उनके द्वारा यह था, यह पूरे देश में यानी कि पूरे प्रांत, हमारे पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में पूरे प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता के लिए यह मांग रखी जा रही है। और ब्रिटेनियन जो सरकार थी इसे अत्यधिक प्रगतिशील कहकर 1930 में मानने से इनकार कर दिया था कि यह नहीं मानते हम, इस पर कोई हमारा आधार है ही नहीं, है ना। इस प्रकार से उसको अमान्य कर दिया गया। और इसी को देखते हुए हमारे जिन्ना साहब भी थोड़े से भाई हटीले थे, यह भी उमड़ पड़ते हैं। 1929-30 की घटना थी कि यह भी अपना 14 सूत्री मांग लेकर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 14 सूत्री मांग इनकी क्या क्या थी। पहले जिन्ना साहब जब ये लेकर आते हैं, जिन्ना के 14 सूत्री, याद रखेंगे कितने सूत्र का यह मांग प्रस्तुत किए थे, 14 सूत्री, क्योंकि भाई नेहरू रिपोर्ट को तो अमान्य कर दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। अब आते हैं जिन्ना साहब का खेल शुरू होता है। 14 सूत्री याद रखेंगे भाई, गांधी जी का भी 14 सूत्री था, लेकिन वह इरविन के सापेक्ष रखते हैं, इरविन के सामने रखते हैं, और यह भी इरविन के सामने ही रखा गया है क्योंकि उस समय इरविन ही था वायसराय। तो जिन्ना साहब के 14 सूत्री वाले मांग पत्र को 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस समय, और वे नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे कि वह इसको नहीं मानेंगे। भाई अपने घर में जब आप ही नहीं मान रहे हो तो अंग्रेज, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज लड़ाने पे ही तुले थे मुस्लिम, और बाद में उनको कुछ सूझता नहीं है, सारी चीज़ों से हार जाते हैं। तो उनको एक चीज़ समझ में आ जाता है कि भारत में सिर्फ सांप्रदायिक दंगा, जातिवाद को लेकर, जाति नहीं मतलब कि एक तरह से जो यहाँ पर धर्म है, धर्म को धर्म से लड़ा दिया जाए, मुस्लिम धर्म को हिंदू धर्म से लड़ा दिया गया, और इस आधार पे उनको बहुत खुशी मिलती थी। और यही हमारे देश के रीति रिवाज है, और आज भी यही होता ही है। हम लोग समझ नहीं सकते, कभी समझने का प्रयास कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि इस सब चीज़ को लेकर आज भी दंगा फसाद होता रहता है जगह जगह। आप देखते हैं इसे सांप्रदायिक दंगा बोला जाता है। अभी माइक को लेकर आप देख रहे थे, उत्तर प्रदेश में हुआ ना, बहुत सारी जगह माइक दोनों जगह से उतरा दिया गया कि अगर आपको भैया अपना अजान कहना है और आपको हनुमान चालीसा चलाना है तो आप उस मंदिर के अंदर ही गुजाइए, बाहर आवाज़ नहीं आना चाहिए। यह बातें कही गई। जब हिंदू भाई भी हमारे उमड़ पड़े कि जब यह माइक लगाए हुए हैं तो भैया हमारा भी माइक लगेगा, हमें भी आज़ादी मिलेगी आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू, जीने की आज़ादी। बाद में दोनों तरीके से माइक उतरवा दिया गया। अब देखते हैं कहीं बहुत कम सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता। माइक की आवाज़ सिर्फ आपके मंदिर या फिर आपके मस्जिद के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। यह कानून लाया गया। यही कारण था साथी जो असंतुष्ट हुए थे इस यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट से। जब यह असंतुष्ट हो जाते हैं जिन्ना, तो नेहरू रिपोर्ट से इसमें सिख भाई भी असंतुष्ट थे। याद रखेंगे, जिन्ना ही नहीं, मुस्लिम लीग ही नहीं, केवल मुस्लिम लीग ही नहीं, सिख भाई भी, सिख समुदाय भी असंतुष्ट था इनसे, नेहरू रिपोर्ट से। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना के 14 सूत्र को मांग को प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया 14 सूत्री मांग में पहला यह था, लिखेंगे पहला क्या था, पहला क्या मांग रखी गई 14 सूत्री में, भारतीय संविधान संघात्मक से विशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दे दी जाए। संघात्मक मतलब यह कहा गया जो भारतीय संविधान हमारा संघात्मक हो, संघात्मक तो आज भी है, और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो प्रांतों को दे दी जाए। लेकिन ऐसा आज नहीं देखने को मिलता है। हमारा अनुसूची नंबर 7 आप देखेंगे, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संघात्मक सूची है। संघात्मक सूची मतलब कि जिसमें कि अवशिष्ट शक्तियां हैं,
औसत शक्तियाँ, अगर राज्य उस पर कानून बना सकता है तो बना सकता है, नहीं तो अगर उसी कानून को अगर केंद्र भी बनाता है उसी सेम चीज़ पर, तो केंद्र वाला ज़्यादा मान्य होगा। लेकिन ऐसी बात इसमें नहीं कही गई थी। इसमें कहा गया था अगर राज्य कानून बना दिया तो वह माना जाएगा, केंद्र का उस पर कोई दावा नहीं चलेगा, यह बात कही गई थी। यह पहला सूत्र मांग था। वो माना गया कि नहीं माना गया इस पर नहीं जाना है, बस इनकी मांगों को याद रखना है आपको। दूसरी मांग यह थी, दूसरा लिखेंगे, भारत के सभी प्रांतों में स्वराज्य एक ही प्रकार का हो। यह भी संभव नहीं था। आप समझ सकते हैं आज की स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ पे बीजेपी सत्ता है, जहाँ पे सपा की सरकार है, बसपा की, मतलब अलग अलग जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अलग अलग स्वराज्य थोड़ी हमको देखने को मिलता है। वहाँ पे कानून देखेंगे अगर बीजेपी का थोपा जा रहा है तो सोचते हैं ज़्यादातर कि यहाँ पर यह कानून न लाया जाए, भले ही सही हो, है ना। आप अपने में ही देख सकते हैं बीटीसी बीएड को लेकर जो विवाद चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पे बीजेपी की सरकार वहाँ पे बीएड को मान्यता दिया गया है, लेकिन राजस्थान में देख लीजिए, है ना सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ इन्होंने मांग रखा कि समस्त प्रांतों के विधानमंडलों में अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। अभी इस बात को यह क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, इस वजह से। चौथा इनका था मांग, केंद्रीय विद्यालयों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम, केंद्रीय विधानमंडलों में, विद्यालयों में नहीं, केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक हो, यह फिक्स करने की बात कर रहे हैं, एक होना ही चाहिए प्रतिनिधित्व। पांचवी इनकी मांग यह थी, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यह थोड़ी सी अच्छी थी, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये तो हमारे मौलिक अधिकार में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 तक अगर देखेंगे तो सबको आज़ादी आज भी है, धार्मिक स्वतंत्रता, तभी तो हमारा भारत है। अलग देश देखकर चौंक जाते हैं, इसमें इतने संप्रदाय के लोग कैसे रहते हैं, वो भी अलग अलग धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर। छठा यह था कि सिंध प्रदेश को बम्बई से अलग कर दिया जाए। आज भी अलग हो ही गया है सिंध प्रदेश बम्बई से, देखेंगे पूरा का पूरा सिंध प्रांत चला गया पाकिस्तान के पास, है ना। तो आज भी अलग हो ही गया है, लेकिन ये भी पहले भी मांग इनको रखा गया था। सातवां इनका यह मांग था, सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, मिले। आज भी वही स्थिति है, उनको एससी कैटेगरी में लाया जाता है और उनको भरपूर अच्छे तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की गई उनके लिए। वही चीज़ ये भी डायरेक्टली मांग कर रहे थे और उनकी मांगें आज भी हैं, और लेकिन उस समय मांगी गई थी, नहीं मानी गई थी, वो हम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। आठवां इनका क्या था मांग, आठवां यह मांग था कि केंद्रीय विधानमंडलों द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों की सहमति से किया जाए। अब यह तो गलत बात होगी भाई। आज देखेंगे केंद्र अगर संशोधन शुरू किया तभी प्रांत में अगर भारत अगर देखें बीजेपी का 15 प्रांत में सरकार है हमारे यहाँ, अगर देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 में से अगर 15 भी मान गए, आधा मान गए, तो वह संविधान संशोधन माना जाता है। 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, उसको हम बताएंगे कभी। एक संशोधन ऐसा भी होता है जो कि राज्य की अनुमति लेनी होती है। अब यहाँ पे इनका कहना है राज्य जो संशोधन लाएगा उसको केंद्र को मानना पड़ेगा, ये तो उल्टा कह रहे हैं, है ना। तो ये इनका 8वां मांग था। और 9वां मांग यह था इनका, केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम 1/3 मंत्री मुस्लिम होने चाहिए। यह भी इनका गजब का मांग था भाई, सोच लो, अपने आप को हर जगह सेटल करना चाहते हैं मुस्लिम भाई को। 10वां मांग इनका यह था, संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति, भाषा की रक्षा की जाए। यह बात तो सही है, आज भी है। आर्टिकल नंबर 29-30 में आपको देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 30 में देखेंगे तो उनके भवनों को भी, जहाँ पे वो शिक्षा लेते हैं, उसको भी संरक्षित किया गया है। उसके लिए भी एक तरह से जो अलग से अनुदान होता है उसको भी दिया जाना संरक्षित किया गया है कि जो अनुदान दिया जा रहा है वो केवल विद्यालय में ही यूज हो, किसी अन्य जगह न यूज हो। जो 11वां इनका मांग था, सीमा प्रांत, जो बलूचिस्तान में भी जो अन्य प्रांत है, बलूचिस्तान जैसा अल्प प्रांत है, को ही मांग सुधार, मतलब उसके ही भांति सुधार किया जाए। जितने भी हमारे यहाँ प्रांत हैं उसको बलूचिस्तान जैसे ही सुधार उसमें किया जाए। जो बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में है, वो पहले भारत में था ना, इस वजह से वो मांग कर रहे थे। जो इनका 12वां सूत्री मांग था, 14वीं सूत्री मांग था, 12वें नंबर का जो था, पंजाब, बंगाल और इसी तरह से पश्चिमोत्तर सीमाएं जितनी हैं, पश्चिमोत्तर सीमांत मतलब कि इधर वाला जो आपका पश्चिमी घाटी वाले क्षेत्र हैं, गुजरात से लेकर नीचे केरल तक, तो कोई ऐसा पुनर्गठन हो जिसमें मुस्लिम का बाहुल्य समाप्त न किया जाए। मतलब ऐसा पुनर्गठन कभी नहीं होना चाहिए। अगर पंजाब, बंगाल, पश्चिमोत्तर अगर सीमांत में अगर मुस्लिम भाई हैं, तो कभी अगर ऐसा कानून बनता है, पुनर्गठन होता है, तो मुस्लिम भाई बहुमूल्य में ही रहें, बहुलता में ही रहें।
कभी समाप्त न हो, यह कहा गया। क्योंकि अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर मुस्लिम भाई, वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में आते हैं, लेकिन पूरे देश में देखेंगे तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होते, हिंदू की संख्या लगभग 79% है। इस प्रकार इनका 13वीं सूत्री मांग यह था कि प्रांतों की सीमा परिवर्तन में मुस्लिम बहुमत, प्रांतों में उनका बहुमत समाप्त न किया जाए, वही काम यहाँ पे भी था, थोड़ा सा बस अंतर था दोनों में। और जो इनका 14वां सूत्री मांग था बहुत ही विशिष्ट था। 14वां यह था, किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव न लाया जाए, ऐसा कोई प्रस्ताव न पेश किया जाए जिसका कि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य विरोध करें। वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा जिन्ना का चालाकी था। मतलब विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव न पेश किया जाए जिसका किसी भी संप्रदाय के 3/4 सदस्य विरोध करें। मतलब इनका कहना साफ साफ था, क्योंकि भाई आधे से अधिक मुस्लिम भाई तो हमारे आईएनसी की तरफ थे, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे मुस्लिम भाई थे जो आईएनसी से मिले हुए थे। अभी आपने देखा नेहरू रिपोर्ट में 9 सदस्य में 2 मुस्लिम भाई थे। निकाल लो परसेंटेज, निकालो। 9 दूनी 18, फिर 9 दूना 18, यानी कि मान के चलें तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/9, 22.5% मुस्लिम था। भाई आप देख सकते हैं इतना बड़ा हिंदू राज्य, 20% जहाँ पे मुस्लिम भाई, 80% हिंदू भाई, तो 80 में से अगर आप देख सकते हैं 22% हमारे 22-22.5%, मान के चलो 23% हमारे मुस्लिम भाई हर जगह व्याप्त थे। किसमें? केवल और केवल नेहरू रिपोर्ट में, मतलब कि हिंदुओं के साथ। और बाकी बहुत सारे मुस्लिम भाई थे जो कि अलग से जो मुस्लिम लीग था उसमें भी शामिल थे, उसमें कोई हिंदू नहीं था, इतना मान के चलें। और इस वजह से इनका यह विरोध था कि 3/4 हर एक समुदाय का विरोध करे, ऐसा कोई विधानसभा में कोई प्रस्ताव ऐसा न पेश किया जाए। तो बहुत ही खतरनाक था भाई। ये 14 सूत्री उनकी मांग थी, जिन्ना जी की। आपको समझ में आया हो तो आप इसे शेयर करेंगे, देखेंगे। और अगला हमारा क्लास भी ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे हिस्ट्री अब समाप्त होने वाला है, हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग गोल्ड मेज सम्मेलन वगैरह देखेंगे। बहुत आनंद, अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आपको भविष्य के लिए भी बहुत उचित होता है। हर एक टॉपिक को आप पढ़ डालेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो 3rd सेमेस्टर के लिए भी हमने कराया है, जो 4th सेमेस्टर में भी करा रहे हैं बच्चों, जिसको आप देखिए, और 2nd सेमेस्टर का भी कराना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं ना, भविष्य के लिए किसी भी एग्जाम में चाहिए, पीसीएस तक के लेवल में आप अच्छा गेन करेंगे नंबर। धन्यवाद।